और नहीं बना पाए, इसलिए मैं मानता हूं कि ये दौरा फेल हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने CAA नाफिज कर दिया। 2019 में जब ये बिल मंजूर हुआ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो उस वक्त इसके खिलाफ CAA, NRC, NPR के मालेगांव शहर में शान हिंद की क़यादत में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ख्वातीन का मोर्चा निकला, जिसकी चर्चा हिंदुस्तान के बाहर भी हुई। और अब वो एक्ट नाफिज हो गया, तो कहीं ना कहीं शहरियान में एक बेचैनी है कि आगे क्या होगा। हम हमेशा ये बात माने कि हिंदुस्तान जो है, बुनियादी तौर पे हमारा दस्तूर किसी मजहब की बुनियाद पर कोई कानून नहीं बना सकता, मगर हम देख रहे हैं कि मुसलसल मजहब को बुनियाद बनाकर ये कानून बनाया गया। CAA से कितना फ़र्क पड़ेगा, आज मुसलमानों को क्या नुकसान होगा, ऐसा आज कुछ समझ में नहीं आता, मगर सरकार की नीयत सही नहीं है। अमित शाह का बयान कि क्रोनोलॉजी समझिए कि CAA, उसके बाद NCR, NRC, तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोगों में बेचैनी है। मालेगांव शहर के आउटर के मिनिस्टर दादा भुसे साहब, जो एक दस्तूरी ओहदे पर फायज हैं, उनके लड़के का CAA को लेकर वो अगर उसका इस्तकबाल करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं। नज़रिए के हिसाब से हर आदमी को ये हक है कि वो किसी चीज़ पर उसका इस्तकबाल करे, उस कानून का कोई अगर उसकी मुखालफत करता है तो मुखालफत करे, मगर जिस तरीके से इस शहर में आविष्कार भूसे माहौल बना रहे हैं, और उनका जो ट्वीट आया कि हिंदुस्तान में रहना है, जो हिंदू की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, और हिंदुस्तान लिखना, जबकि संविधान में हमारा देश भारत, हिंदुस्तान, इंडिया इस नाम से जाना जाता, मगर जानबूझकर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। इस पर जो है दादा भुसे साहब, जो एक दस्तूरी ओहदे पर हैं, हमारे शहर के MLA जो दस्तूरी ओहदे पर हैं, जिनका बड़ा अच्छा याराना है दादा भुसे साहब से, बड़े फ़ोटो लगाने का शौक़ है, उनके साथ उठने बैठने का शौक़ है, दादा भुसे के साथ बैठते हैं तो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं, जबकि बुनियादी तौर पर वो एक फ़िरका परस्त लीडर है जिन्होंने इस शहर के लिए कभी कुछ नहीं किया। हम उस कानून के ताल्लुक़ से मालूमात ले रहे हैं। महाराष्ट्र के युवा सदर समाजवादी के फ़हाद अहमद, उनकी बीवी सौरा भास्कर, उनसे बातचीत हमारी चल रही है कि इस ताल्लुक़ से हम कागज़ी कार्रवाई किस तरह से करें, या ऐसा हो कि मालेगांव शहर में हम किस तरह से कामकाज करें, क्योंकि वो लोग 2019 से इस मामले में NGO के तहत और अपने तौर पे JNU में पड़े हुए हैं, तो वो लोग कामकाज करते रहे हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं मदद करने की बात कर रहे हैं। कुछ NGO से भी हमारी बात कराने की बात की जा रही है, लेकिन ये कानून जो है, हम इसकी मुखालफत, ये इसमें कितना नुकसान होगा कितना फ़ायदा होगा इससे हटकर, जिस तरह से कानून बनाया गया कि बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पर जो जुल्म हो रहा है, उनको हिंदुस्तान में जगह दी जाए। अगर हिंदुस्तान इसी तरीके से सोचे तो एक मज़हब को क्यों किनारे किया जा रहा है, जानबूझ के हिंदू मुसलमान की लाइन खींची जा रही है इलेक्शन को सामने रखते हुए, जबकि हमारे ही पड़ोस में श्रीलंका है, भूटान है, म्यांमार है, जहाँ पर मुसलमान माइनॉरिटी में है और मुसलसल जुल्म होता है उनके ऊपर, ये पूरी दुनिया को पता है। तो अगर यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ मुस्लिम हैं उनको भी फिर सरकार ने जगह देना चाहिए हिंदुस्तान में, दुनिया के सामने है। बर्मा के मुसलमान का मसला है, श्रीलंका के मुसलमान का मसला है। दूसरी एक बात ये नहीं समझ में आती कि अगर ईसाई को भी जगह दी जा रही है, बौद्ध को भी जगह दी जा रही है, तो ईसाई आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मुल्क ईसाइयों के हैं, तो हिंदुस्तान ही क्यों उनको जगह दें।
ईसाइयों को अगर कोई मसला आ रहा है तो ईसाई देश दें। हमारे आसपास बौद्ध मजहब के मानने वाले बड़े देश हैं, चीन है, बर्मा है, श्रीलंका है, ये सब लोग उनको जगह दे सकते। हम तो ये बात मानते हैं कि हिंदुस्तान में किसी को भी जगह नहीं देना चाहिए। हिंदुस्तान की खुद आबादी इतनी हो चुकी है कि हर वक्त फ़िरका परस्त लीडर एक तरफ ये बोलते हैं कि मुल्क को जो है अवामी यानी इतनी ज़्यादा आबादी हो रही है कि यानी आबादी का ब्लास्ट हो जाएगा, इस तरह का भी बयान देते हैं। उसके बाद दूसरे मुल्क के लोगों को लेना, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम ही मज़हब के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। इस तरह का कानून बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि किस तरह से मुसलमानों को तकलीफ़ दी जाए, किस तरह से उन्हें तंग किया जाए। इसी मकसद के तहत ये कानून बनाया गया है। हम आज पूरे हिंदुस्तान की बात तो नहीं करेंगे, मगर मालेगांव शहरियान बेफिक्र रहें। इस ताल्लुक़ से कोई भी अगर हमको एहतजाज करना पड़ा तो हम जो ऊपरी सतह पर बातचीत कर रहे हैं तो 2-3 रोज़ में उसका ऐलान करेंगे। कागज़ी तौर पर हमको काम करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हम काम करेंगे। हम मालेगांव शहरियान को इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि वो इस कानून से डरे नहीं, खौफज़दा ना हो। इस शहर में जब तक निहाली वर्कर हैं उन्हें किसी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आज प्रेस वालों को बुलाया गया था। दूसरा, आने वाला वक्त पार्लियामेंट का है। धुलिया मालेगांव जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पर आज अगर कांग्रेस को ये सीट दी गई है या कांग्रेस को देने की बात है अलायंस में, राहुल गांधी का आज मालेगांव से जाना हुआ, मालेगांव में प्रोग्राम करे, मगर जिस तरह से इलेक्शन को सामने रखकर माहौल बनाना चाहिए था उस तरह का माहौल नहीं बनाया गया। इसमें कहीं ना कहीं मुकामी तौर पर जो लोग काम कर रहे थे उनकी दिलचस्पी नहीं है या फिर कांग्रेस पार्टी की खुद दिलचस्पी नहीं है। जबकि हम खुद मानते हैं कि धुलिया मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी महाराष्ट्र में अगर चंद कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट की जो जीती जा सकती है वो उसमें धुलिया मालेगांव भी शामिल रहेंगी, जहां पर अक़लियत की 25 से 26% वोट है, जहां दलित की वोट है। आप अगर सारा मामला देखेंगे, मुझे ऐसा लगने लगा कि जो लड़ने वाले लोग हैं उनका हौसला ही नहीं बचा है इस हिस्से में। जबकि पिछले 3 इलेक्शन आप देखेंगे जिसमें हार हुई, ये इलेक्शन थोड़ा सा अलग है। आज महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे हैं, कहीं ना कहीं पहले वो नहीं रहे, उनका एक नाम है, उनकी कहीं ना कहीं वोट बैंक होंगी। वंचित आघाड़ी की भी बातचीत है, उनकी होंगी। अक़लियत की वोट बड़ी तादाद में गिराई जा सकती, मगर कोई हौसलामंद बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखती नहीं। ऐसा लगता है कि इलेक्शन लड़ने से पहले ही ये हौसला हार गए हैं। जबकि हम 2009 में निहाल साहब जब यहाँ इलेक्शन लड़े तो हम पूरा हिस्सा हमारा घूमा हुआ है। आज जो है बीजेपी ने अपना उम्मीदवार सुभाष भामरे को वापस डिक्लेयर किया तीसरी बार, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कोई मुसलसल आदमी रहता तो उसके खिलाफ भी एक हवा बनती, उसका फ़ायदा भी मिल सकता है। मगर इन सब के बाद भी मैं ऐसा मानता था कि राहुल गांधी का जो प्रोग्राम धुलिया मालेगांव में है, कोई भी सियासी लीडर का प्रोग्राम, अगर इस प्रोग्राम को सही तरीके से इंडिया अलायंस के नाम से किया जाता तो मेरे ख्याल से आज धुलिया मालेगांव की हवा कुछ और होती। मगर कांग्रेस की मुकामी क़यादत क्या कर रही है वो मुझे नहीं मालूम। जिस तरह से इस हलके में इलेक्शन लड़ना चाहिए फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़, उस तरह से कोशिश नहीं की जा रही है। हम अबू आसिम आज़मी साहब से बात करेंगे कि ये हलका, जो मैं अभी भी बोलता हूं कि अगर यहाँ हौसले के साथ लड़ा जाए तो यहाँ पर फ़िरका परस्तों को हराया जा सकता है, 100% हराया जा सकता है। आज ऐसे हालात बने हुए हैं। हम अबू आसिम आज़मी साहब को पूरी डिटेल देने वाले हैं इस हलके की कि यहाँ पर आप खुद अब ज़ाती दिलचस्पी लेकर कोशिश करें। जिनके पास ये सीट है वो कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मालेगांव शहर के ताल्लुक़ से वो हमेशा फ़िक्रमंद रहते। आप पावरलूम करते हैं कि वो मालेगांव शहर के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। इसी तरह आने वाले इलेक्शन में भी वो फ़िक्रमंद रहें और यहाँ पर ज़ाती दिलचस्पी लें ताकि समाजवादी
चाहती है कि फिरका परस्तों को धुलिया मालेगांव में करारी हार हो। कांग्रेस के आने के बाद वो माहौल नहीं बना पाए, इसलिए मैं मानता हूं कि ये दौरा फेल हो गया।